हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है जी, केमिकल रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, वो करंट प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ सब फर्स्ट आपको ड्राई सेल दिया जो तुम डेली यूज करते हो रिमोट में, उसको हम लोग ड्राई सेल बोलते हैं, ठीक है ना। रिमोट के बैटरी में जो होता है ना, टीवी के बैटरी में छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, उसको ड्राई सेल बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, उससे करंट प्रोड्यूस होता है। ड्राई सेल इज यूज्ड टू पावर आवर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है। बिकॉज इट जनरेट electricity, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना, अभी तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पड़ता है। तो देखो केमिकल रिएक्शन अकर इन इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट कैसे है, क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होगा जी, जब केमिकल रिएक्शन होगा तब। तो लिखो आ केमिकल रिएक्शन अकर्स in it which generates electricity, ठीक है। thus in dry cell chemical reaction is converted into electrical energy। तो ड्राई सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। thus in a dry cell chemical energy is converted into electrical energy, electrical energy। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो हम लोग पढ़े ना 10th में, उसमें केमिकल रिएक्शन आयंस में कन्वर्ट होता है, कैटायंस और अनायंस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड बाय पासिंग करंट या पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट हो जाता है ना, जैसे मान लो NaOH है या NaCl है, तो इसमें करंट पास करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कैटायंस एनायंस में डिसोसिएट होता है, Na+ और OH-, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री विच इज कंसर्न्ड विद इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री which is concerned with interconversion of chemical and electrical energy। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर बताओ, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो पहले पता है कंडक्शन मतलब करंट जो पास करने को जो अलाउ करता है उसको कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन मतलब क्या होता है जी,
इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट अ लार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, उसमें से चार्ज ट्रांसफर, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स अ चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर थ्रू सब्सटेंस कॉल्ड कंडक्टर। जैसे मेटल्स होते हैं, गुड कंडक्टर होता है ना, उसमें से हम लोग चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लिखो आ चार्ज ट्रांसफर्स और फ्लो ऑफ electricity that occurs through substances called conductor, ठीक है। there are two types of conductor, ठीक है। तो rise और two types of conductor of electricity। तो फर्स्ट है मेटालिक कंडक्टर, इसके बाद आता है मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू मेटल इन्वॉल्व अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डायरेक्ट करंट फ्लो होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू metals involves a direct flow of electron from one point to another point, from one point to another point, ठीक है। तो देखो मेटालिक कंडक्टर में क्या है जी, जैसे मेटल है, एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 13 ना, तो ये है 2,8,3 बराबर है। लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है ना 1 2 3 वो पार्टिसिपेट करता है करंट को फ्लो करने में, समझ में आया ना, उसको हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर में बताऊंगा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना काफी है कि लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पार्टिसिपेट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, द outermost electrons of metal form conduction bond, ठीक है, outermost वाला। The electron in conduction band are free to move. The electrons in conduction band are free to move and hence flow under influence of applied electrical potential, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बोलते हैं, ये लिखो यहाँ पर, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। तो सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, वो है इसको इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक।
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और आयनिक कंडक्शन। आयनिक मतलब समझ गए ना, जब कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में रहता है तो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो वो जब आयंस में कन्वर्ट होता है ना, तब उसमें से करंट फ्लो होता है। जैसे अभी बताया था कि जैसे मान लीजिए NaCl है, तो ये इसमें से जब ये डिसोसिएट होगा Na+ और OH- आयन में, तब ये गुड कंडक्टर है। और ये वाला क्या है, बैड कंडक्टर। ये सॉलिड फॉर्म में है ना, ये आयंस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, तो ये गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन्वॉल्व कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन involves conduction of electric current by movement of ions of electrolytes, ठीक है। आयंस के थ्रू करंट फ्लो होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ कंडक्शन चार्ज ट्रांसफर अकर इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन थ्रू मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चार्ज ट्रांसफर होता है मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कंडक्शन charge transfer occurs in the form of movement of ions through molten electrolytes, ठीक है। तो इसमें मोस्टली क्या आता है, सॉल्ट आता है, इसमें मोस्टली आयंस, सॉल्ट आयंस आएंगे। तो इसमें लिखो एग्जांपल्स क्या है। Substance such as ionic salt, a strong or weak acid or base are also electrolytes, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जो कैटायंस एनायंस में डिसोसिएट होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में है सब्सटेंसेस सब सुन के रखते हैं। Substances such as ionic salts, a strong and weak acid and bases are electrolytes, ठीक है। These dissociate into ions. These dissociate into ions when dissolved in polar solvent. Such as water, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट वाटर है ना, तो जैसे नमक है, अभी बताया कि जैसे NaCl है, तो इसको वाटर में डालोगे तो ये डिसोसिएट हो जाता है
Na+ और Cl- आयन। ठीक है, आयनिक सॉलिड डिसोसिएट इनटू आयन इन मोल्टेन स्टेट एज वेल। मोल्टेन स्टेट में भी ये डिसोसिएट हो जाता है। आयनिक सॉलिड्स डिसोसिएट इनटू आयंस, ठीक है, इन मोल्टेन स्टेट एज वेल। ठीक है, कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंडक्टर टू द अनदर। ठीक है, इसमें मैटर ट्रांसफर होता है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज अकम्पनीड बाय केमिकल चेंज। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा, उसमें से पास नहीं होगा, वो बताता हूँ आगे। यहाँ तक नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक तो बता दिया ना, उसमें गुड कंडक्टर बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें से करंट पास नहीं होगा, उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, द कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाई द मेजरमेंट ऑफ देयर कंडक्टिविटी। तो जिसमें से करंट पास होगा नहीं पास होगा, उसको हम लोग कंडक्टिविटी से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना, उसको के बोलते हैं। कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं कि गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन can be identified by measurement of their conductivity। ठीक है, उसको कंडक्टिविटी से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो, सुक्रोज एंड यूरिया डू नॉट डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन। तो ये नॉन कंडक्टिंग है तुम्हारा। ठीक है, जैसे देखो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। ये क्या है आपका सुक्रोज। इसको वाटर में डालोगे तो ये कैटायंस एनायंस में डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, उसी तरह से यूरिया भी। यूरिया का फॉर्मूला क्या जी, NH2CONH2। ये क्या है, यूरिया। ये भी वाटर में डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है आपका नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन नियरली द सेम एज दैट ऑफ वाटर। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका जो कंडक्टिविटी नेचर है वो वाटर के लगभग में, इसलिए वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो लिख लो, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन of these solutions are nearly same as that of water, are called non-electrolyte। ठीक है, ऑन द अदर है सब्सटेंस लाइक पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब डिसोसिएट होता है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो एग्जांपल बताता हूँ पहले। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, KCl। दूसरा है पोटेशियम एसिटिक एसिड, CH3COH। ये सब पानी में डालोगे तो कैटायंस एनायंस में डिसोसिएट होता है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। और कौन है,
HCl, ठीक है। ये डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन, डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सो कंडक्टिविटी क्या होगा जी इनका? सो कंडक्टिविटी ऑफ दिस सब्सटेंस आर हायर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। जो डिसोसिएट होता है उसका कंडक्टिविटी हायर देन दैट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखो, तो ये डिफिनेशन लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स का। द कंडक्टिविटीज, ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन मतलब इसका KCl, HCl, एसिटिक एसिड, NaOH, ये सब डिसोसिएट होता है ना। तो कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशंस आर नियरली सेम एज दैट ऑफ वाटर, ठीक है। आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। द कंडक्टिविटी इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ वाटर। नहीं, इसमें हायर होता है ना। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सब्सटेंस आर नियरली मत बताओ, इसको हायर देन दैट ऑफ वाटर बोलो। हायर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये निकालो आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट एज वेल एज इन वाटर। तो ये दोनों कंडीशन में गुड कंडक्टर रहेगा, ठीक है। उसको हीट भी करोगे तो कैटायंस आयंस में डिसोसिएट होगा, वाटर में भी डालेंगे तो H+ और Cl- रहेगा। तो दोनों कंडीशन में ये इलेक्ट्रोलाइट्स होगा जिसमें से करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऐड करना तो कर लो। इलेक्ट्रोलाइट्स conduct electricity in molten state or when dissolved in water, चलो यहाँ तक, ठीक है। तो देखो, ऑन द अदर एंड ऑफ on the basis of high or low electrical conductivity, electrolytes are classified into strong and weak electrolyte. Higher रहेगा तो strong है और उससे कम वैल्यू रहेगा तो weak electrolyte है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? On the basis of conductivity, on the basis of high or low electrical conductivity, electrolytes are classified into strong and weak electrolytes, ठीक है। तो देखो, the substance such as ionic salt, strong acid और base are completely dissociate in aqueous solution. These are strong electrolyte. तो अभी बताया था ना strong electrolyte क्या होता है? जो complete dissociate होता है उसको बोलते हैं। तो इसका definition जो पूछेगा तो बता देना। The substances such as ionic salts, strong acids or bases are almost completely
dissociates in aqueous solution. ठीक है, these are strong electrolytes are called strong electrolytes. ठीक है, तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा? एग्जिबिट हाई कंडक्टिविटी, एग्जिबिट हाई कंडक्टिविटी. ठीक है, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा जी बताओ? उसका कंडक्टिविटी लो होगा और पार्शियली डिसोसिएट होगा. तो नेक्स्ट डिफिनेशन लिखना वीक इलेक्ट्रोलाइट का. तो उसमें वीक एसिड और वीक बेस आएगा. वीक एसिड्स एंड वीक बेसेस. ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ये आर वीक electrolytes. तो these dissociate to a very small extent. तो ये स्मॉल एक्सटेंट तक ही डिसोसिएट होगा. जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ठीक है, तो ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में. कंप्लीट मतलब ये मान लो 100 मोल्स लिया तो इनिशियली 0 है, तो ये जब 0 हो जाएगा तो ये 100 मोल्स बन जाएगा. ठीक है, इसको कंप्लीट डिसोसिएट बोलते हैं. कुछ भी बचेगा नहीं इनिशियली, उसको कंप्लीट डिसोसिएशन बोलते हैं. वीक में मान लो एसिटिक एसिड लिया तो ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो ये हो जाएगा CH3 CO- और H+. तो ये आपका होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. मान लो इनिशियली 100 मोल्स लिया तो ये 0 है, तो अगर इक्विलिब्रियम आएगा या आगे फॉरवर्ड होगा तो ये मान लो 80 बच गया और ये 20 फॉर्म हुआ, तो ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ ना. ठीक है, तो these dissociate to very small extent. They dissociates to a very small extent in aqueous solution. In aqueous solutions and so low conductivity and so lower conductivities than those of strong electrolyte. चलो लिख लो. अभी देखो हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे. तो बहुत सिंपल है. इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ते हैं ना, उसका जस्ट उल्टा करना है हर चीज को. तो ओम्स लॉ क्या होता है जी बताओ? ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं ना बचपन से. उसने बोला था ना कि वोल्टेज अप्लाई करते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के बराबर होता है, और यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी आता है रेजिस्टेंस. तो ये V = IR ओम्स लॉ हो गया. समझा ना? यही है. तो यहाँ से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो पहले तो उल्टा नहीं, पहले तो यहाँ से R निकालो तो रेजिस्टेंस = क्या आएगा? V/I आएगा. समझा ना? R क्या है? रेजिस्टेंस. V क्या है? वोल्टेज. I क्या है? करंट. यहाँ क्लियर है? तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, ये तो फॉर्मूला हो गया. तो R = V/I है ना. तो V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर, मतलब करंट का यूनिट एम्पियर. तो इसको मैं V/A लिख सकता हूं. और दूसरा यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का? ओम भी होता है ना. R का यूनिट ओम. यहां तक क्लियर है? इसी का बराबर है ना. तो देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ओम का सिंबल भी होता है, ऐसा लिखते ना. तो ये क्या हो गया तुम्हारा? वोल्टेज अपॉन एम्पियर के बराबर. ये सब यूनिट किसका है? रेजिस्टेंस का. ठीक है, यहाँ पे लिखना तो लिख लो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इसी में इसको उल्टा कर दूंगा तो उसको कंडक्टेंस बोलते हैं. G क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. ध्यान से देखो, अभी लिखूंगा. G को क्या बोलते हैं जी?
कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या था, ओपोज करता था ना करंट फ्लो होने में, तो कंडक्टेंस मतलब सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो R की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई आई लिख सकता हूँ, ओम्स लॉ से, तो यहाँ पे लिख दो V बाई आई, ऊपर में 1 है तो ये I ऊपर चला जाएगा ना, तो I अपॉन V हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या आएगा, एम्पियर अपॉन वोल्ट, बराबर है ना, उल्टा आएगा ना V। तो G का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन R। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, I अपॉन V। यूनिट क्या हो गया, A अपॉन V। ठीक है, तो 1 अपॉन ओम या 1 अपॉन ओम, इसको हम लोग ओम मो भी बोलते हैं, मो ऊपर जाएगा तो G का यूनिट एक होगा ओम। तो ये यूनिट याद रखना, ये पूछता है, समझा? कितना यूनिट बता दिया, 4 ना, 1 2 सिंबल के साथ मो। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कंडक्टेंस को, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलते हैं, उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ अ सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R हो गया, 1 अपॉन R लिखते हैं, उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं ना। तो G का यूनिट सीमेंस भी होता है, दूसरा यूनिट क्या है इसका, सीमेंस, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम इनवर्स, इसको हम लोग मो भी बोलते हैं, अभी बता रहा हूं। चलो यहां तक लिखो, फिर बताता हूँ। देखो मैं कंपेयर करके भी बताता हूँ, R क्या है, R इक्वल टू V बाई आई है ना। कंडक्टेंस क्या है जी, लेफ्ट साइड में मैं रेजिस्टेंस लिख देता हूं और राइट साइड में कंडक्टेंस, उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, I अपॉन V, यूनिट क्या R का, ओम। दूसरा यूनिट क्या है, ये सिंबॉलिक फॉर्म। तीसरा फॉर्मूला क्या है, यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर। इसमें क्या यूनिट है, G का, एम्पियर अपॉन वोल्ट। तीसरा यूनिट है G इक्वल टू ओम इनवर्स। चौथा यूनिट G इज इक्वल टू मो। पांचवा सीमेंस, G का यूनिट, समझा? तो ये कंपेयर करके बता दे रहा हूं तुमको, यहां तक क्लियर है सबको? अभी देखो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, बताएगा कोई? देखो ध्यान से भी लिखो, नहीं रुक जाओ 2 मिनट के लिए। देखो एक नया फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये क्या बोलते थे कि अगर कोई वायर है उसका लेंथ एल है ना, उसको अगर कट करूंगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। मान लो यहाँ से तुम जा रहे हो, पुणे जा रहे हो तो रेजिस्टेंस मिलेगा ना तुझे, बैंगलोर जा रहे हो तो और रेजिस्टेंस मिलेगा, ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा ना, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। रोड अगर अच्छा रहेगा, 6 लेन का रहेगा तो कम टाइम लगेगा ना, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, इसलिए पतला वायर होगा ना, पतला वायर, तो उसका एरिया कम है ना, तो रेजिस्टेंस हाई होगा। इसलिए जे देखो हम लोग जब मोटर वोटर यूज करते हैं या एसी फ्रिज कूलर, तो उसका वायर देखना मोटा होता है। ठीक है ना, अभी देखो इसका ट्यूब का वायर देखो पतला है, क्योंकि उसको कम करंट चाहिए ना, कम वोल्टेज, इसलिए। समझा? तो जो हाई पावर पे चलता है उसका मोटा वायर होगा, जैसे एसी का हो गया, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब का। और नॉर्मल जैसे लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, फोन हो गया, उसका वायर देखो पतला होता है, तो ये उसका रीजन है। समझ में आया? तो अभी ये बता दिया, तो इसको उल्टा करना है अपने को अभी। तो उल्टा करेंगे तो उसको कंडक्टेंस बोल देंगे। उल्टा क्यों कर रहे हैं? कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो R का वैल्यू क्या लिखूं यहाँ पे अपने को? R का वैल्यू रो एल अपॉन ए। ठीक है ना, तो A ऊपर जाएगा तो G इक्वल टू क्या मिलेगा? A अपॉन रो एल
बराबर है। तो अभी ध्यान से सुनो दक्ष, तो देखो यहाँ पे ये उल्टा कर दिया, G इक्वल टू ए रो एल मिल गया, बराबर ना। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, G इज इक्वल टू क्या मिला, तो 1 अपॉन रो को अलग से लिखता हूँ और 1 अपॉन एल अपॉन ए को अलग से लिखता हूँ। तो अभी देखो ध्यान से, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला आ जाता है। तो ये हो गया G, ठीक है। अभी 1 अपॉन रो को K बोलते हैं, जो अभी तुम्हें पढ़ाया, कंडक्टिविटी पढ़ाया ना, कंडक्टिविटी। अभी बोल रहा था कि कंडक्टिविटी अगर वाटर से ज्यादा रहेगा तो गुड कंडक्टर है, बराबर ना। अगर कंडक्टिविटी, ये K बोलते हैं इसको, लेस देन वाटर है तो ये बैड कंडक्टर है। अभी बता